हाय स्टूडेंट, मैं विशाल पवार। आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, इस चैप्टर के नोट्स हमने पहले ही आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। आज इस चैप्टर का आपको डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ और आप इसको ध्यान से समझें। ये नोट्स जो आपको प्रोवाइड कराए हैं मैंने अपने आप से ही बनाए हैं, ये वर्ड में तो, और लगता है मुझे कि ये बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ गए होंगे। आज मैं इसको अच्छे से समझाने के लिए आपको एक रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूँ और इसको आपको अच्छे से समझना है। आपके चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। सबसे पहली बात है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। जैसा कि पहले इसमें डेफिनेशन जो है रासायनिक अभिक्रिया अंडरलाइन कर दिया मैंने। जिन जिन वर्ड्स पे मैं बात करूंगा उनको अंडरलाइन कर दिया जाएगा, तो आप ध्यान देते रहें। रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया से पहले आप परिवर्तन को समझ लें। परिवर्तन क्या? परिवर्तन विज्ञान में दो तरह के होते हैं, एक रासायनिक परिवर्तन और एक भौतिक परिवर्तन। दोनों को किस तरह से डिफाइन करेंगे? इन दोनों को डिफाइन करने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपने रोजमर्रा के बहुत सारी घटना देखते होंगे अपने आसपास के, जैसे कि आपका रोज दही जमाते हैं घर में, दही का बनना, दूध से दही का बनना। और एक एग्जाम्पल में है ये ले लेते हैं हम, जल से भाप बनना। जल से भाप बनना, इसको भी आप अपने घर में देखते ही होंगे। दोनों ही एग्जाम्पल में है क्या, किसको हम रासायनिक परिवर्तन कहेंगे, किसको भौतिक परिवर्तन कहेंगे। दूध से दही का बनना, पहले इसको आप समझ लीजिए। जब दूध को दही में बदला जाता है तो दूध से दही बनने के बाद क्या वापस दही को दूध में बदला जा सकता है? मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप समझ के देखिए कि जब दूध को दही में बदल दिया जाता है कि क्या वापस दही से दूध बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, दूध को दही में बदलने के बाद वापस दही को दूध में नहीं बदला जा सकता। एक बात। दूसरी बात है कि जब आप पानी को गर्म करते हैं, पानी को गर्म होने के बाद, गर्म उबलने के बाद जब उबलता है तो पानी से भाप उठनी शुरू होती है। पानी का उबलना, पानी का भाप में बदल जाना। पानी का जब भाप में बदलना होता है तो भाप को एक प्लेट से यदि रोक दिया जाए तो वो संघनित होकर यानी कि कंडेंस होकर क्या वापस जल की फॉर्म में आ जाती है। वापस जल की फॉर्म में आ जाती है। तो इसमें क्या है, दोनों ही परिवर्तन में कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक है, इसको समझने के लिए आप इसकी एक डेफिनेशन लेंगे। रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें एक पदार्थ दूसरे नए पदार्थ में बदल जाता है और वापस उस पदार्थ में नहीं बदल सकता जिससे वो बनाया गया है। रासायनिक अभिक्रिया की भी डेफिनेशन जो ऊपर दी गई है ये वाली, इसमें लिखा हुआ है ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ बनते हैं रासायनिक अभिक्रिया यानी कि रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन के अलावा जो भौतिक परिवर्तन की हमने बात की है, भौतिक परिवर्तन में एक पदार्थ के बनने के बाद जो पदार्थ नया बनता है उसको वापस पहले वाले पदार्थ की फॉर्म में भी लाया जा सकता है। वापस पहले वाले पदार्थ की फॉर्म में लाया जा सकता है। जैसे जल से भाप बनना, भाप को यदि कंडेंस कर देंगे, संघनित कर देंगे तो वो वापस जल की फॉर्म में आ जाएगी। इसलिए दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है और जबकि जल का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन है। आपको समझ में आ गया होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है? ऐसे परिवर्तन जिन परिवर्तनों में नए पदार्थ बनते हैं, ऐसे नए पदार्थों के निर्माण की भी जो प्रक्रिया होती है उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। उसको रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जब नए पदार्थ बन रहे हो तो उनको नए, और अब रासायनिक अभिक्रिया की जब हमने बात की है तो हमने कहा है कि नए पदार्थ का बनना, बात की हमने कि नए पदार्थ का बनना। अब नए पदार्थ जब बना है तो यानी कहीं ना कहीं पुराना पदार्थ रहा होगा। थोड़ा दिमाग लगाइए आप। जब नया पदार्थ बना है तो कहीं ना कहीं कुछ पुराना पदार्थ तो रहा होगा। नए पदार्थ बना है तो पुराना कुछ रहा होगा। अब यानी कि पुराना पदार्थ और नया पदार्थ बात कर रहे हैं। अब हम रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ लिया जाएगा, जिनसे अभिक्रिया स्टार्ट की जाएगी, जिसे हम पुराना पदार्थ कह रहे हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे?
और जो पदार्थ बन रहा है नया पदार्थ, उन्हें हम क्या कहेंगे? तो ये जो टॉपिक है अब, ये है आपका अभिकारक। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा उस पदार्थ को कहा जाएगा अभिकारक। जिस पदार्थ से अभिक्रिया की स्टार्टिंग होगी उसे हम क्या कहेंगे? अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक कहा जाएगा। और रासायनिक अभिक्रिया हो जाने के बाद जो पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ जो बनेगा, उसको हम कहेंगे उत्पाद। क्या कहेंगे? उत्पाद। जो पदार्थ बन के आया उसे उत्पाद कहा जाएगा। जिस पदार्थ से अभिकारक बनाया जा रहा है, जिस पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया कराई जा रही है, उसे हम कहेंगे अभिकारक। तो अभिकारक आपको समझ में आ गया होगा। वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जिनसे अभिक्रिया शुरू की जाती है, उनको अभिकारक कहा जाता है। और जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनते हैं, जो बनते हैं पदार्थ, उनको उत्पाद कहा जाता है। तो आप अपने आसपास में बहुत सारे घटनाएं देखते हैं जो साइंस से रिलेटेड हैं। उनमें कौन सी घटनाएं रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो सकती हैं? इनके डिस्कशन के लिए हम नीचे कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आपका जो उदाहरण एक मैंने आपको बता ही दिया है, दही का बनना। दूध से दही का बनना जो आप रोजमर्रा में देखते ही हैं, ये एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ये एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध से दही जम जाती है, दही से वापस दूध नहीं बनता है, यानी कि नया पदार्थ बन गया, उससे वापस पुराने पदार्थ को में नहीं बदला जा सकता। ये एक रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। इसके बाद दूसरा उदाहरण है भोजन का पचना। भोजन का पचना, जो आप भोजन खाते हैं वो आपके पूरी पाचन तंत्र से होते हुए जब गुजरता है तो वो नए पदार्थ के रूप में निष्कासित होता है। तो ये क्या है? ये भी, उसमें भी क्या है? बहुत सारे रासायनिक पदार्थ, रासायनिक अम्लों का उसके पाचन में इस्तेमाल होता है, जो आपके पेट से निकलते हैं। इसी तरह उसकी अगली प्रक्रिया है श्वसन। श्वसन आप देखते ही हैं। श्वसन होता क्या है? सांस लेना। जो आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन में आप जो है ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जो आप ले रहे हैं, शरीर जब उसको वापस छोड़ता है तो उसमें कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यानी कि एक गैस का दूसरी गैस में परिवर्तन हो गया, एक पदार्थ से दूसरा नया पदार्थ बन गया है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? हम रासायनिक अभिक्रिया ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि पुराने पदार्थ से नया पदार्थ बना है। ऑक्सीजन कहीं में बदल गई है? कार्बन डाइऑक्साइड में बदल गई है। इसी तरह और उदाहरण ले लेंगे आप, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना। लोहे पर जंग लगना क्या है? लोहे पर जंग लगना देखते होंगे आप, लोहे पे एक जब उसको बाहर छोड़ दिया जाता है तो एक हल्की भूरे रंग की एक परत उस पर जम जाती है, जिसे लोहे पर जंग लगना कहते हैं। मैग्नीशियम फीते का जलना, ये इसके उदाहरण है जो आप समझ सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये सब जो है आपकी आसपास घटित होने वाली घटना है। अब हम बात करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो किन कंडीशनों के आधार पर हम कहेंगे कि ये रासायनिक अभिक्रिया है। कौन से परिवर्तनों को देख के आप ये कहेंगे यानी कि वो रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब ये टॉपिक है आपका रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। परीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन, एक इंग्लिश में वर्ड होता है ऑब्जर्व करना, यानी कि देखना, महसूस करना। तो किन चीजों को महसूस करके आप कहेंगे कि हाँ ये रासायनिक अभिक्रिया हुई है? तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या हो जाता है? अवस्था परिवर्तन हो जाता है। देखा आपने, एक पदार्थ से नए पदार्थ में बदल जाना, ये क्या है? एक अवस्था परिवर्तन है। ये है अवस्था परिवर्तन। उसके बाद कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग में भी परिवर्तन आ जाता है, रंग में भी पदार्थ के परिवर्तन आ जाता है। जैसे अभी दूध से दही जम रहा है, आप कहेंगे कि दूध से दही जमने में तो सर रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रासायनिक अभिक्रिया है, फिर भी रंग में परिवर्तन नहीं है, दूध भी सफेद है, दही भी सफेद है, बिल्कुल है। लेकिन सभी में ऐसा नहीं, सारी कंडीशनें ऐसी नहीं है कि वो सब फुलफिल होंगी। लोहे पे जंग लगने वाला इससे ऊपर वाला उदाहरण है, आप देख सकते हैं। लोहा जो होता है फ्रेश, आप जो सरिया लेके आते होंगे यदि, तो यदि फ्रेश सरिया लेके आए हैं आप, वो किस तरह का होता है? काले रंग का होता है। काले रंग का होता है, कार्बन का बना होता है, कार्बन की इसमें मात्रा ज़्यादा होती है, काले रंग का होता है। और जब इसको बाहर छोड़ दिया जाता है तो इस पर एक भूरे रंग की परत जम जाती है, ठीक है, यानी कि रंग कैसा हो गया? काले से भूरा हो गया। तो रंग में परिवर्तन हुआ ना। और लोहे पर जंग लगना क्या है? एक रासायनिक परिवर्तन है।
इसके बाद जो ऑब्जर्वेशन करेंगे आप वो होगा रासायनिक अभिक्रिया में ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे कहेंगे जी हम? जब कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही होगी तो उसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है कुछ अभिक्रियाओं में। जैसे कि क्या, आपने क्या करा, चूना लिया, बिना बुझा चूना आपने लिया और उसमें पानी डाल दिया, तो क्या होगा, वो खदकने लगेगा। खदकने लगने यानी उबलने लगेगा। उबलेगा तो यानी कि उसमें हीट प्रोड्यूस होगी, ऊष्मा उत्सर्जित होगी, ठीक है, यानी कि तापमान में उसके वृद्धि एकाएक हो जाएगी। तो रासायनिक परिवर्तनों में, रासायनिक अभिक्रिया में तापमान में परिवर्तन भी होता है, रंग में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, या किसी गैस का उत्सर्जन होता है, या किसी गैस का उत्सर्जन होता है। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाए, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित कैसे किया जाए, इसके लिए दो तरीके हैं आपके पास। एक तो है शब्द समीकरण, एक है शब्द समीकरण। शब्द समीकरण किस तरह है, इसका एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। इसमें हमने क्या करा, इस अभिक्रिया में जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराई और हमें मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन हमें मिला। तो इस अभिक्रिया में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, अभिकारक है, अभिक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। इन पदार्थों के इस्तेमाल से अभिक्रिया शुरू होगी तो हम इन्हें क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, इसमें अभिकारक है। और जो तीर के चिन्ह के बाद लिखे हुए हैं जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन, ये क्या है, ये है इस अभिक्रिया में उत्पाद, बनने वाला पदार्थ। तो अब रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का तरीका क्या होगा, जिन पदार्थों को आप अभिक्रिया में शामिल कर रहे हैं, जिनसे अभिक्रिया कराना स्टार्ट करेंगे, उन्हें अभिकारक कहते हैं, आपको बता ही दिया है। उनको हम किस तरफ लिखेंगे, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। जिधर ये जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिखा हुआ है प्लस करके, LHS लिखा हुआ है इसके नीचे, इन्हें हम क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। यानी कि अभिकारक को किस तरफ लिखा जाएगा, पेज के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं राइट हैंड साइड में जो उत्पाद बनेगा उसको हम लिखेंगे और इन दोनों के बीच में एक तीर का चिन्ह लगाएंगे। यदि एक से ज़्यादा अभिकारक है या एक से ज़्यादा उत्पाद है तो उन दोनों को हम प्लस करके लिखा करते हैं, जैसे कि आप इसमें देख भी पा रहे होंगे, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अब इसके बाद ये तो हुआ एक तरीका, रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करने का एक तरीका। कौन सा तरीका, शब्द समीकरण। दूसरा तरीका क्या है जी, दूसरा तरीका है हमारे पास रासायनिक समीकरण का। यानी कि जो पदार्थ आपने शब्दों में लिखे हैं उन शब्दों के प्रतीक चिन्हों के रूप में लिख के उसको प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाती है। प्रतीक चिन्ह उसका पदार्थ का वो तत्व है तो प्रतीक चिन्ह होगा, यदि वो यौगिक है तो भी उसका कोई सूत्र होगा। तो उसको किस तरह दिखाएंगे, उसको इस तरह से दिखाया जाएगा जो आप नीचे देख रहे हैं, जहां मैंने तीर लगाया अभी, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण हमने भी इस अभिक्रिया में क्या लिया, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया। तो जिंक को हम किससे दिखा रहे हैं, Zn से दिखा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या है, H2SO4 है, ठीक है। जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला Zn प्लस H2SO4 दिया हुआ है, जिसको हमने कहाँ रखा, LHS, लेफ्ट हैंड साइड में रखा। फिर तीर का चिन्ह लगाया, फिर हमने क्या लगाया, तीर का चिन्ह लगाया। और इसके बाद तीर के चिन्ह के सामने क्या लिखा, जो उत्पाद है, उत्पाद को राइट हैंड साइड में लिखा, यानी कि RHS साइड में लिखा। ये क्या है, उत्पाद क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था। क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन बना था। तो जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है, ZnSO4, और हाइड्रोजन का फॉर्मूला है H2। H2 क्या है, एक गैस है। अभी हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण में पढ़ा था कि गैस का उत्सर्जन होता है। क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। तो इसमें ये H2 निकला है, ये क्या है, गैस है, गैस निकल गई है इसमें अभिक्रिया में।
तो इस तरह से किसी भी रासायनिक परिवर्तन को परिवर्तित करने के लिए क्या है, दो तरीके हमारे पास, क्या, एक तो शब्द समीकरण, दूसरा है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण को भी इस तरह लिखेंगे, ठीक है। बस रासायनिक समीकरण जब लिखेंगे तो उनके प्रतीक चिन्ह या यौगिक सूत्रों को हम उनमें इस्तेमाल कर लेंगे। समझ में आ गई है। अब इसके बाद अगला जो टॉपिक है, अगला जो इसमें पॉइंट है, वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाए जी। अब रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने को आप इस तरह समझ सकते हैं, यदि आप मार्केट में 5 किलो चीनी लेने गए दुकान पे, दुकानदार से कहा आपने कि 5 किलो चीनी दे दीजिए, तो दुकानदार क्या करेगा, तराजू में एक तरफ क्या रखेगा, 5 किलो का बाट रखेगा। यदि आजकल इलेक्ट्रिक कांटा है वो एक अलग बात है, उसमें भी वही प्रक्रिया है। और आपने देखा होगा कि कुछ दुकानों पे इलेक्ट्रिक कांटा होता है, कुछ दुकानों पे क्या होता है, 2 पल्ले वाली तराजू होती है। तो मैं आपको पल्ले वाली तराजू से समझा दे रहा हूँ, आपने देखा भी होगा, नॉर्मली कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं किसी दुकान पे कि जो पल्ले वाली तराजू होती है, पल्ले वाली तराजू में 2 पल्ले होते हैं, और जो दोनों पल्ले होते हैं उनके बीच में 2 नोब होती हैं, ठीक है। 2 नोब होती हैं जिनका चोंच की तरह होता है, नोब यानी चोंच की तरह आप कह सकते हैं उसको, उन नोब्स को। और वो नोब्स एक दूसरे के आमने सामने रहती हैं जब वो कांटा बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जब आपने एक पलटे में क्या रखा, बाट रख दिया 5 किलो का, तो नोब्स क्या, जिस तरफ बाट रखा वो नोब्स नीचे चली जाएगी, और जो हल्का है जिससे खाली है वो वाले पलटे की नोब जो है वो ऊपर उठ जाएगी। अब क्या करा, इधर तो 5 किलो बाट रख दिया, अब क्या करेंगे आप, पलटे में, दूसरे पलटे में क्या रखेंगे, चीनी डालते जाएंगे डालते जाएंगे डालते जाएंगे, तो वो नोब्स जो ऊपर वाली है वो नीचे होती जाएगी। और चीनी 5 किलो कब तुल जाएगी, जब दोनों नोब्स आमने सामने होंगी, दोनों नोब्स आमने सामने हो जाएंगी, दोनों नोब्स आमने सामने हो जाएंगी, तो यानी कि 5 किलो चीनी तुल गई। इसको हम कह रहे हैं कि कांटा जो है, तराजू जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ गई है। कांटा या तराजू जो है वो बैलेंस फॉर्म में आ गई है और 5 किलो चीनी तुल गई है। 5 किलो का बाट इधर एक तरफ और 5 किलो चीनी दूसरी तरफ, वो बैलेंस हो गया है, तराजू बैलेंस हो गया, यानी कि संतुलित हो गया है, जिसकी वजह से 5 किलो चीनी तुल गई है। अब इसी एग्जाम्पल के तौर पे आप रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना समझ सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना समझ सकते हैं। जैसे कि देखेंगे आप, एक अभिक्रिया उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं, इसमें अभिकारक क्या है, Fe और H2O, दो अभिकारकों ने, दो पदार्थों ने अभिक्रिया की, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं, अभिकारक। Fe और H2O क्या है इस अभिक्रिया में, अभिकारक है। इन दोनों ने अभिक्रिया की और क्या बनाया, इन्होंने उत्पाद बनाया जी। क्या उत्पाद बनाया, Fe2O3 प्लस H2। इसको थोड़ा करेक्शन कर लेंगे, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, कहाँ, ये जहां मैंने गोला किया है Fe2O3, ये मिस्टेक हो गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। ये Fe2O3 ना होके ये है Fe3O4, नीचे आप देख सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला सही है, ये गलत लिखा गया ऊपर, जो गोले में किया है ये गलत हो गया है। सही है Fe3O4। तो जब हम Fe को H2O से क्रिया करा रहे हैं तो Fe3O4 बन जा रहा है और हाइड्रोजन गैस निकल जा रही है। तो इस अभिक्रिया को संतुलित करना है, ये अभी असंतुलित फॉर्म में है, असंतुलित अवस्था में है ये। कैसे, आप कैसे पहचान करेंगे संतुलित है कि असंतुलित है, देखिए आप, इसकी लेफ्ट साइड में जो अभिकारक हमने लिए हैं उसमें Fe एक पदार्थ है, ठीक है। Fe इधर एक है और इधर Fe कितने हैं, अभी इसको करेक्शन में आप देख के चलें, जो नीचे तीर का चिन्ह लगाया है इसको आप ध्यान रखें, जो बोला कि फिलहाल मैंने तीर के चिन्ह के अंदर Fe3O4 है ये, इधर Fe एक है, यहाँ Fe कितने हैं, 3 है, यहाँ H2 लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ H2 कितने हैं, यहाँ 2 ही है। O कितना है, 1 है, O कितना है, 1 है, यहाँ देखेंगे आप, और यहाँ इस वाले O को यहाँ देखेंगे आप, O यहाँ कितना है, 4 है, ठीक है। तो Fe भी अनबैलेंस्ड है, O भी अनबैलेंस्ड है, H2 बैलेंस्ड है, ठीक है। H2 यानी कि जो हाइड्रोजन है वो संतुलित है, उधर भी 2 ही हैं और इधर भी 2 ही हैं। तो
तो अब हमें क्या करना है, Fe और O को बैलेंस करना है। जितने लेफ्ट साइड में उतने ही होने चाहिए राइट साइड में। इसके लिए अब इसे करें कैसे, इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है, जिनको नीचे दिया गया है। चरण 2, चरण 3, चरण 4, अगले पेज पर जाएंगे तो आप 5, 6 और 2 चरण मिल जाएंगे आपको। लेकिन मैं इसको एक अलग ब्लैंक पेज से समझा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हम एक ब्लैंक पेज पे चल रहे हैं अभी। तो हमारी जो अभिक्रिया है उसमें हमारी जो अभिक्रिया है उसमें क्या है, अभिकारक क्या है, Fe है, और दूसरा अभिकारक क्या है, H2O है, ठीक है। ये तो तत्व और यौगिक के सूत्र हैं। Fe आयरन का सूत्र है, Fe आयरन का प्रतीक चिन्ह है, और H2O जल का सूत्र है, ठीक है। तो इसे हमने दोनों को लिख लिया क्योंकि ओरिजिनल फॉर्म में है। और उत्पाद जो उसमें दिया हुआ है अनबैलेंस यानी कि असंतुलित समीकरण में जो उत्पाद दिया हुआ है उसको तीर के चिन्ह के बाद लिखेंगे हम, ठीक है। जैसे कि हमने रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने का तरीका समझ ही लिया है। अभिकारक लेफ्ट साइड में और उत्पाद राइट हैंड साइड में। उत्पाद हमारा है Fe3O4 और हाइड्रोजन H2। ये अब आप देख पा रही हैं इसमें Fe कितना है, 1 है, और लेफ्ट हैंड साइड में Fe 1 है और राइट हैंड साइड में Fe कितने हैं, 3 है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 है दोनों तरफ, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है और राइट साइड में कितने हैं, 4 है, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले हमने एक तत्व को ले लेना है, किसी भी एक तत्व को ले लेना। तत्व कितने, इसमें Fe है, एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों तरफ इतने ही तत्व हैं। इधर भी राइट हैंड साइड में Fe है, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, पहले Fe को ले लिया। Fe को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो Fe को बैलेंस करने के लिए हमने पहले देखा राइट हैंड साइड में कितने Fe हैं, 3। Fe कितने हैं, 3 है। तो हमें इधर राइट हैंड साइड में 3 Fe है, तो हमें लेफ्ट साइड में 3 Fe करने के लिए क्या कर देना है, 3 से Fe में मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया Fe में, समझ में आया। तो क्या हुआ, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी Fe कितने हो गए, 3, और राइट हैंड साइड में कितने पहले से ही थे, Fe 3 ही थे। चलिए अब अगले तत्व को ले ले रहे हैं हम। अब हम ले ले रहे हैं O को, अब हम ले ले रहे हैं O को। तो O को बैलेंस करने के लिए देखेंगे आप, लेफ्ट हैंड साइड में O 1 था, अभी कितना है, लेफ्ट हैंड साइड में O 1 था ओरिजिनल फॉर्म में, ठीक है। ओरिजिनल फॉर्म में O कितना था, 1 था, 1 है। और इधर राइट हैंड साइड में O कितने हैं, 4 है। तो अब O को 4 करने के लिए इधर, क्योंकि राइट हैंड साइड में 4 है, इधर 1 है, तो क्या करेंगे, 1 को बढ़ाएंगे ना, 1 को बढ़ाएंगे। 1 को 4 करने के लिए क्या करते हैं, 1 को 4 करने के लिए 4 से 1 में गुणा कर दीजिए। तो हमने क्या करा, H2O के सामने 4 लिख दिया। अब ऐसा नहीं करेंगे कि O के सामने 4 लिख देंगे, नहीं, क्योंकि ये पूरा H2O जो है पूरा यौगिक फॉर्म में है, ये क्या है, यौगिक है, तो इसलिए इसके सामने ही गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या करा, H2O के सामने 4 से गुणा कर दिया, 4 से गुणा करा तो ये कितना हो गया भाई, H2। अब H2O में हाइड्रोजन हो गए हैं 4 दूनी 8, 4 की 8 में 2 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन एक ही है, 4 ही कम 4, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 4। और राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितने थे, 4 थे। लेफ्ट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4 और राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन 4। Fe लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 और राइट हैंड साइड में भी 3। अब जब हमने H2O में 4 से गुणा करी तो क्या हुआ, लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजनों की संख्या बढ़ गई है। लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है, 8, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है। अब इसको भी बैलेंस करना है, बड़ी सिंपल सी बात है। अरे भाई, लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 को 8 करने के लिए क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने क्या करा, हाइड्रोजन में 4 से, H2 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या हुआ, अब आप हर एक तत्व को चेक करेंगे तो Fe लेफ्ट हैंड साइड में भी 3 है, राइट हैंड साइड में भी 3 है। हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है लेफ्ट हैंड साइड में, और 4 दूनी 8 है राइट हैंड साइड में। ऑक्सीजन इसी तरह 4 4, ठीक है, 4 एकम 4, तो 4 ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में भी 4 ही ऑक्सीजन है। इस तरह से ये जो दी हुई रिएक्शन थी, समीकरण थी, ये बैलेंस होगी है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। क्लियर हुआ,
समझ में आया किस तरह से आपको समीकरण, कोई दी गई समीकरण को जो असंतुलित है उसको संतुलित करना कैसे है, इसको आप समझ गए होंगे। और इस तरह के आपको क्वेश्चन जो हैं इस चैप्टर के एक्सरसाइज में दिए गए हैं, अभ्यास में दिए गए हैं, जो कि एग्जाम में भी आया करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है। अब आपका अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। जो रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ी है वो कितने प्रकार की होती है। आपके कोर्स में 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। सबसे पहली अभिक्रिया का नाम है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया है क्या? संयोजन का मतलब आप जानते हैं, संयोजन शब्द का मतलब होता है कुछ जो डेफिनेशंस होती हैं, जो परिभाषाएं होती हैं, सबसे पहले उनकी परिभाषा देने के लिए उन शब्दों पर पहले ध्यान देना चाहिए, वो शब्द है क्या। ठीक है, आदि तो डेफिनेशन जो है, आदि परिभाषा तो उस शब्दों के अर्थ से ही पता चल जाएंगे आपको। आप साइंस में पढ़ें, आप किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ें, पहले जो शब्द दिया गया है जिसको परिभाषित आप कर रहे हैं उसका अर्थ निकालिए, अर्थ है क्या। ठीक है, वो व्यवहारिक तौर पर अर्थ हो या कोई उसका पर्टिकुलर कोई अर्थ हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के आप चलें। इस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप ध्यान देंगे, नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, दो चीजों को मिला के एक बनाना। ठीक है, तो जैसे कि इस शब्द का मतलब है संयोजन मतलब जोड़ना, इसी तरह इसका जो इसकी परिभाषा है वो भी इसी तरह की है। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? वे अभिक्रियाएं जिनमें दो पदार्थ, जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बना रहे हो, सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहे हो। ठीक है, दो पदार्थ आपस में मिलकर, ठीक है, अभिक्रिया करके क्या कर रहे हो? एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो। ठीक है, इनको आप शब्दों में देख सकते हैं, जैसे इसकी परिभाषा दी गई है, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं? एकल उत्पाद बनाते हैं। एकल उत्पाद यानी सिंगल प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, नीचे एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको एक वैसे ही रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है, इसका रूप को। ठीक है, कैसे लिखेंगे? यानी कि ए और बी, ए और बी क्या है? दो अभिकारक हैं। ए और बी क्या है? दो अभिकारक हैं जो अभिक्रिया करके एक सिंगल प्रोडक्ट सी दे रहे हैं। एक सिंगल प्रोडक्ट क्या सी दे रहे हैं। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में दो पदार्थ अभिक्रिया करेंगे और जो बनने वाला पदार्थ होगा वो क्या होगा? एक होगा, सिंगल होगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? यानी कि दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। इसका उदाहरण देखते हैं हम नीचे। पहला उदाहरण है इसमें कोयले का दहन। कोयले का दहन, कोयला क्या होता है? कार्बन फॉर्म में होता है। कोयला जो है प्योरली कार्बन होता है। ठीक है, इसलिए इस कोयले के दहन में हमने क्या करा? कार्बन को लिखा C और O2 लिखा। O2 क्या है भाई? जब किसी चीज का दहन होता है तो दहन से मतलब क्या है? दहन से मतलब है उसको जलाना। और जलाने में किस गैस की आवश्यकता पड़ती है बताइए कोई? मत आप बोल पा रहे होंगे यदि आपको पता होगा मेरी वीडियो को सुनते हुए। दहन के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन गैस की। ठीक है, जब किसी चीज को जलाना हो तो ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। यदि ऑक्सीजन वहां नहीं होगी तो वो आग नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है, तो कार्बन का दहन यानी कोयले का दहन करने के लिए हमने क्या? कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया, क्रिया कराई, अभिक्रिया कराई इसकी, तो क्या मिला हमें? CO2 मिला। CO2 गैस बन गई है। ठीक है, यानी कि दो पदार्थों ने अभिक्रिया की और बनने वाला उत्पाद जो है वो सिंगल है, वो क्या है? CO2 है। ठीक है, इसमें ब्रैकेट में लिखा देख रहे होंगे आप, C के सामने S लिखा है। S का मतलब है सॉलिड। S किसके लिए आया है? सॉलिड के लिए आया है। ठीक है, G मतलब क्या है? गैस। यानी कि जो आपने C कार्बन लिया वो क्या है? ठोस है। अरे भाई कोयला कैसा होता है? ठोस होता है, लिक्विड होता है या गैस में होता है? ठीक है, आपको पता है कोयला क्या होता है? ठोस होता है, सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन क्या होती है? गैस होती है। तो सॉलिड ने गैस के साथ रिएक्ट करी तो क्या बनेगा? CO2 गैस बनेगी। ठीक है, जब आप कोयला जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वाइट कलर में निकलती है। ये इसकी स्मेल जो है आपको मतलब दम घोटने वाली होती है। ठीक है, इसके बाद इस संयोजन अभिक्रिया का अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं जल का निर्माण। जल का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? दो अभिकारक लेने पड़ेंगे। जल क्या होता है? जल होता है H2O फॉर्म में। ठीक है, इसमें हमने क्या करा?
हाइड्रोजन को लिया, H2 को लिया और O2 को लिया, ठीक है। H2 प्लस O2 यानी कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर जब इसको मिलाया जाएगा, कंडेंस किया जाएगा, तो ये क्या करेंगे, H2O का फॉर्मेशन कर देंगे। इस अभिक्रिया में लिखने में गलती हुई है, ठीक है, राइट जो टाइपिंग में क्या कि जहाँ ये गोला किया है, इस गोले के अंदर जो प्लस आया हुआ है, प्लस, केवल प्लस को ध्यान दें आप, प्लस नहीं आएगा वहाँ, प्लस की जगह क्या आएगा, एरो का चिन्ह आएगा। प्लस की जगह क्या आएगा, एरो का चिन्ह आना है, ठीक है, इसलिए गोला कर दिया है इसको आप सही करके लिखें जब भी आप नोट्स बनाएंगे। तो यानी कि जब H2 की रिएक्शन किसके साथ होगी, O2 के साथ होगी, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। यानी कि दो अभिकारक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और बनने वाला पदार्थ जो है वो सिंगल है, ठीक है, एकल उत्पाद है। तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। इसी तरह का उदाहरण है नीचे, बुझा हुआ चूना बनाने की अभिक्रिया जो है, उसमें दो पदार्थ आप लेंगे, एक बिना बुझा चूना, जब बिना बुझे चूने में पानी डालेंगे तो क्या होगा, उसमें उष्मा निकलेगी, वो सॉल्यूशन जो है, जो मिश्रण है वो उबलना शुरू कर देगा, एकाएक देखते देखते क्या होगा, उबलना शुरू कर देगा। बिना बुझे चूने में जैसे आपने पानी मिलाया, जिस भी पात्र में रखे हुए हैं, जिस भी बर्तन में रख के उसको पानी मिला रहे हैं, वो उबलना शुरू, पानी जो डाला आपने तुरंत उसमें, तो पानी उबलना शुरू हो जाएगा। ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और इस टॉपिक में नीचे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझाया गया है। ये जो मैंने लास्ट में अभी तीर का चिन्ह लगाया, ये है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसको मैं अभी समझा दे रहा हूँ आपको। तो ऐसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो जब हम बिना बुझे चूने में जल मिलाएंगे, H2O को मिलाएंगे, तो उसमें अभिक्रिया पूरी होगी और बुझा हुआ चूना बनेगा। वो एकाएक जैसे उबलना शुरू होगा, उसके बाद वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा और जो चूना है वो बुझे हुए चूने की फॉर्म में आपको मिलेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, CaOS का होल ट्वाइस से इसको प्रदर्शित किया जाता है। यदि कोई आपसे पूछता है बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या होगा, तो बुझा हुआ चूने का फॉर्मूला होगा CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर है आपको? अभी मैं बता रहा था आपको कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया इस तरह की अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जब अभिक्रिया कराई जाती है, ऐसी अभिक्रिया जब होती हैं तो उनमें अभिकारकों के मिलाते ही ऊष्मा का उत्सर्जन होना शुरू होता है, यानी कि ऊष्मा निकलती है, ठीक है। ऊष्मा का उत्सर्जन का मतलब है ऊष्मा निकलती है। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल में कि जब बिना बुझे चूने को जल से मिलाएंगे तो उसमें ऊष्मा निकलेगी, ठीक है, हीट निकलना शुरू हो जाएगी, गर्म हो जाएगा वो पात्र जिसमें इन दोनों पदार्थ को मिला रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को जिसमें उष्मा निकलती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ऊष्माक्षेपी यानी कि क्षेपण हो रहा है उसका, किसका, ऊष्मा का। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का क्षेपण होता है उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का शोषण होता है, शोषण यानी कि क्या होगा, जिस पात्र में अभिक्रिया करा रहे होंगे, ऐसी अभिक्रियाओं में वो ठंडा हो जाएगा पात्र, ठीक है। वो पात्र, ये दोनों अभिकारक जो हैं वो क्या होंगे, ठंडा हो जाएंगे, बाहर से ऊष्मा ले लेंगे, ठंडा हो जाएंगे, ऊष्मा का अवशोषण कर लेंगे, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया बोलेंगे, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद बनने के साथ साथ क्या निकलता हो, ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता हो, उन्हें हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार पढ़ रहे हैं, इसमें दूसरा प्रकार है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का बिल्कुल जस्ट उल्टा। वियोजन, संयोजन को मैंने अभी बता दिया आपको, पहले मैंने क्या बताया कि आप संयोजन शब्द का मतलब समझिए क्या है। संयोजन का मतलब है जोड़ना, वियोजन का मतलब है तोड़ना। वियोजन शब्द का मतलब है तोड़ना, यानी कि एक अभिकारक को एक से ज्यादा पदार्थों में तोड़ना। इसकी परिभाषा समझना आपको बहुत ही आसान हो गया होगा। देखो लिखा हुआ क्या है, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं। जब आप इस शब्द को समझ गए होंगे तो आप इसको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं समझेंगे। वियोजन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखें भाई, ऐसी वियोजन अभिक्रिया की बता रहे हैं हम परिभाषा, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया है तो जब डेफिनेशन ही अभिक्रिया की तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ या एक अभिकारक, ठीक है, एक अभिकारक अभिक्रिया करने के बाद दो या दो से अधिक पदार्थ उत्पाद बनाता है। एक पदार्थ अभिकारक रूप में जो हम ले रहे हैं वो अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा, तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा। समझ में आया आपको, ठीक है। इसको रासायनिक फॉर्म में इस तरह लिख के दिखाया गया है, ये लिखा है,
ए प्लस ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए तीर का चिन्ह, ए क्या है अभिकारक है, और बी और प्लस सी जो है वो क्या है उत्पाद है, ये उत्पाद है, ठीक है। तो ऐसे अभिक्रिया को क्या कहा जाएगा, वियोजन अभिक्रिया कहा जाएगा, जिसके उदाहरण आप, इस अभिक्रिया का उदाहरण है HCl से, HCl से समझ सकते हैं इस अभिक्रिया को। HCl क्या है, एक अम्ल होता है HCl। HCl को जब अभिक्रिया कराया जाता है कुछ विशेष कंडीशनों में, विशेष स्थितियों में, विशेष अभिकारकों के साथ में, सॉरी, HCl को जब विशेष उत्प्रेरकों के साथ में अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या होता है, इसमें H2 और Cl2, जिन गैसों से HCl बनता है उसी गैसों में वो वापस टूट जाया करता है H2 और Cl2 में, ठीक है। HCl बना दे देगा क्या, H2 और Cl2 देगा। तो ऐसे अभिक्रियाओं में क्या बना, इस अभिक्रिया में क्या बना, वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ से दो पदार्थ का फॉर्मेशन हुआ है, दो पदार्थ नए पदार्थ बने हैं, ठीक है। अब आपका होमवर्क ये है कि इस HCl वाली अभिक्रिया को आपको क्या करना है, बैलेंस फॉर्म में लाना है, बैलेंस करना है इसको। ये अनबैलेंस्ड है, क्यों, क्योंकि H इधर कितने हैं, लेफ्ट हैंड साइड में H है 1 और Cl कितने हैं 1, और राइट हैंड साइड में H और Cl दोनों ही कितने हैं, 2 हैं। तो इसको आपको बैलेंस करना है, ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे। तो यहाँ तक का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, ऐसे मुझे उम्मीद है। आप इसको अच्छे से 1 या 2 बार वीडियो को देख के आप समझ सकते हैं। रिकॉर्डेड वीडियो का ये सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो चीज़ जहाँ समझ में ना आए उसको आप 1 से 2 बार, 2 से 3 बार आप देख के समझ सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश ये की है कि हर एक पॉइंट को, हर एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना चाहा है, ठीक है। इसके बाद भी आपको कहीं कोई समस्या आए तो आप ग्रुप में आके इसको डिस्कस भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से समझना है, अच्छे से इसको फिर नोट्स बना के लिखना है। पहले आप इस वीडियो को देखें और समझें, तब इसको अपनी कॉपी में आप नोट करें। ओके, थैंक यू।